डेट आज 10 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है परशुराम कुंड फेस्टिवल। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 12 से 16 जनवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ये हिंदू धर्म का फेस्टिवल माना जाता है। हिंदू पिलग्रिमेज साइट है एक, यानी कि हिंदू तीर्थ स्थान है ब्रह्मपुत्रा प्लेट्यू पे। ब्रह्मपुत्रा प्लेट्यू कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में लोहित डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोहित रिवर है। लोहित रिवर के पास ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू को हिंदी में पठार बोलते हैं। एक ऐसी भूमि जो ऊपर से समतल हो और नीचे जैसे मैदान है उससे थोड़ी उठी हुई हो। जैसे मान लो ये मैदान है, ग्राउंड है, इससे थोड़ा उठा हुआ ये प्लेट्यू हो गया, ये प्लेट्यू हो गया। तो ये ब्रह्मपुत्रा प्लेट्यू पे हिंदू पिलग्रिमेज साइट सिचुएटेड है, जहाँ पे ये डिवोटी साधु वगैरह जो भक्त होते हैं हर साल यहाँ पे आते हैं मकर संक्रांति के जो ओकेजन होता है उस पर, और यहाँ पे स्नान करते हैं होली डिप रिवर में, इस लोहित रिवर में। इसे नॉर्थ ईस्ट का कुंभ भी कहा जाता है। जो कुंभ का मेला लगता है 4 प्लेस पे लगता है, लेकिन 12 साल में जो मेन कुंभ का मेला होता है वो इलाहाबाद में लगता है। आप सबको पता ही होगा, यूपी में। तो ये नॉर्थ ईस्ट का कुंभ कहा जाता है इसको। इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जो ये त्यौहार है, फेस्टिवल है, ये ऋषि परशुराम थे, जो सेज परशुराम या ऋषि परशुराम, उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया से ही तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पे, नेपाल से भी यहाँ पे तीर्थ यात्री आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पे जो एरिया है उसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा प्रसाद स्कीम के अंडर। और प्रसाद स्कीम क्या है? पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये स्कीम के अंतर्गत जैसी भी हेरिटेज साइट होती हैं हमारे इंडिया में, उन साइट्स को डेवलप किया जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर का विकास हो। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये अभी न्यूज़ में था ये सेंटर। ये किसके अंडर आता है और क्या काम करता है, ये आपको जानना है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, इसके अंडर ये काम करता है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। जैसा इसके नाम में ही है गुड गवर्नेंस, यानी कि गुड गवर्नेंस को ही प्रमोट करता है। किस तरह से? ये देखो, गवर्नमेंट को सहायता करता है रिफॉर्म करने में, और पॉलिसी रिलेवेंट रिसर्च वगैरह ये कैरी करता है, केस स्टडी वगैरह प्रिपेयर करता है, जिससे कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी ला रही है तो पॉलिसी को बनाने से पहले केस स्टडीज़ वगैरह देख सके उससे रिलेटेड। और सिविल सर्वेंट जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग कोर्सेज़ को भी ये तैयार करता है इंडिया के लिए भी, और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी ये सहायता करता है। यानी कि जो भी इसके पास नॉलेज है वो शेयर करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि गवर्नमेंट को नए नए आइडियाज़ मिल सकें पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए। इसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है, वो गवर्निंग बॉडी इसको गवर्न करती है इस सेंटर को, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को। और ये गवर्निंग बॉडी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी आपको पता है, अगर आप आईएएस बनते हो तो आपका प्रमोशन होने के बाद सबसे लास्ट वाली, आखिरी वाली, सबसे ऊंची पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है G20 क्या है? 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये इनका एक ग्रुप है, इसको G20 कहा जाता है। इसकी प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता हर साल रोटेट करती रहती है इसके मेंबर में। तो इस साल जो प्रेसिडेंसी है जो इसकी इंडिया के पास है, तो इंडिया ही इसको कंडक्ट करा रहा है। इंडिया के अंडर ये पहली बार फर्स्ट G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप आप समझ रहे हो, पूरे जितने भी मेंबर हैं उनको इनवाइट किया जाएगा और मीटिंग होगी, एक मीटिंग होगी G20 के जो मेंबर हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह और कंट्रीज़ वगैरह गेस्ट के रूप में इनवाइट किए हैं इंडिया ने। 9 से 11 जनवरी तक ये कोलकाता में मीटिंग होगी, इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा। तो किस लिए है ये पार्टनरशिप? जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये प्रमोट करने के लिए है जो मीटिंग कराई जा रही है। इसमें G20 के मेंबर, गेस्ट कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को इनवाइट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? वित्तीय समावेशन। क्या मतलब होता है इसका? देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग का यूज करें, बैंक में अकाउंट हो, उन्हें क्रेडिट भी मिले, मान लो लोन भी मिले, उनका इंश्योरेंस भी हो, तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन।
तो इसका बढ़ावा किया जाएगा इसमें, और रेमिटांस की जो कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस करने पे फोकस किया जाएगा। रेमिटांस क्या होता है? रेमिटांस बोलते हैं, जैसे मान लो कोई इंडिया का आदमी है, वो बाहर रहता है, मान लो यूएस में रहता है, अमेरिका में, वो अपने घर वालों के लिए पैसा भेजता है इंडिया में, तो वो पैसा जो भेजता है यानी कि मनी भेजता है डॉलर वगैरह में, तो वो हो गया रेमिटांस। भेजी गई रकम, बाहर से भेजी गई रकम इंडिया में, उसे बोलते हैं रेमिटांस। लेकिन जो भेजने में कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इसी को रिड्यूस करने पे फोकस किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फाइनेंस फॉर एसएमई सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो सेक्टर होते हैं, छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, उनको फाइनेंस कैसे किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, इस पे भी इसमें फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एमवी गंगा विलास, ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखो एक यात्रा है एमवी गंगा विलास, और एक वेसल है ये जिसका नाम है गंगा विलास। ये वेसल देख रहे हो आप, पानी का जैसे शिप होता है, पानी का जहाज, इसी तरह से इस एक वेसल है। वेसल की स्पेलिंग ये होती है VESSEL। तो ये एमवी गंगा विलास है, यात्रा है जो की जाएगी एक गंगा विला शिप के द्वारा, इस वेसल के द्वारा, और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज होगी। क्रूज का मतलब होता है पानी में यात्रा करते हैं, उसको क्रूज बोल देते हैं। तो ये सबसे लंबी यात्रा होगी रिवर में, नदी में, पूरे वर्ल्ड में, जो की जाएगी 13 जनवरी से स्टार्ट होगी 2023 में 13 जनवरी से, और ये इंडिया और बांग्लादेश से होते हुए निकलेगी यात्रा। 3200 किलोमीटर की यात्रा है जो की जाएगी, और इसमें देखो बहुत सारे टूरिस्ट हैं, उनको घुमाया जाएगा टूरिस्ट को, और इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसा आपको दिख ही रहा होगा इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टाइप लग्जूरियस क्रूज है, ये लग्जरी क्रूज है, यानी कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी जो भी यात्री इसमें यात्रा करेंगे। और इसमें जो हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनका भ्रमण किया जाएगा, जैसे नेशनल पार्क वगैरह हैं, रिवर घाट्स हैं, या कोई मेजर सिटी है, जैसे बिहार में पटना से होते हुए गुजरेगी रिवर से, गंगा नदी से, और बहुत सारी नदी हैं इसमें जिनसे होकर गुजरेगी ये। जैसे झारखंड में साहिबगंज से होते हुए गुजरेगी यात्रा, वेस्ट बंगाल में कोलकाता से होते हुए, फिर बांग्लादेश में चली जाएगी गंगा रिवर से होते हुए, गंगा रिवर बांग्लादेश में चली जाती है, ढाका में जाएगी, असम में गुवाहाटी में जाएगी ये यात्रा, इस तरह यात्रा होकर गुजरेगी ये। नेक्स्ट टॉपिक है मनप्रीत मोनिका सिंह, ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखो मनप्रीत मोनिका सिंह जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं मनप्रीत मोनिका सिंह। न्यूज़ में इसलिए देखो यूएस की ना पहली फीमेल सिख जज बनी है ये, सिख कम्युनिटी से, सिख धर्म की कोई पीपल अगर वहाँ पे फीमेल जज बनी है तो ये पहली मोनिका सिंह हैं, मनप्रीत मोनिका सिंह। और ये इंडियन ओरिजिन से हैं, यानी कि इंडिया की मूल निवासी हैं, यानी कि इनके माता पिता इंडिया से थे, वो जाके बस गए यूएस में, तो अब इनके पास तो यूएस की सिटीजनशिप है, तभी ये यूएस की जज बनी है। यूएस में लगभग 5 लाख सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कांगला नोंगपोंग थोंग, ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है कांगला नोंगपोंग थोंग जो आपको दिखाई दे रहा है, फोर्ट बोल लो या ब्रिज टाइप बोल लो इसको, किला वगैरह। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो ये जो फोर्ट है डिस्ट्रॉय कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कब? जब एंग्लो मणिपुर वार हुआ था 1891 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट का और किंगडम ऑफ मणिपुर का जो साम्राज्य था, टिकेंद्रजीत करके एक यहाँ पे राजा थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश के खिलाफ, तो 1891 में ये जो नोंगपोंग थोंग था डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन दोबारा से ये इंडियन गवर्नमेंट ने ओपन किया है। इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है इस कांगला नोंगपोंग थोंग की। इसे देखो ईस्टर्न गेट ऑफ कांगला भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक पाथवे है, पाथवे टू पीस, यानी कि शांति के लिए एक रास्ता है, शांति को दर्शाता है, शांति स्थापित करने के लिए, प्रोस्पेरिटी को ये प्रमोट करता है, समृद्धि को, और मणिपुर पीपल के लिए हैप्पीनेस को प्रमोट करता है। तो इसमें 2 चीज़ याद रखनी है, नोंगपोंग थोंग ये क्या है और कहाँ पे है, मणिपुर में है ये, और पीस प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एयर ग्लो, ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एयर ग्लो क्या है? देखो नाइट में आसमान में रात में कुछ मिक्स्ड कलर की लाइट दिखाई देती हैं, जैसे ग्रीन, येलो, रेड, ये जो आप देख रहे हो इस तरह की लाइट दिखाई देती हैं।
इन्हीं को बोलते हैं एयर ग्लो। किस तरह होती हैं लाइट, मतलब किसकी वजह से होती है, ये हमें जानना है। ये जो ग्लो आता है एटम और मॉलिक्यूल वगैरह जो एटमॉस्फेयर में घूमते हैं उनसे ये प्रोड्यूस होती है, जिसी को एयर ग्लो बोलते हैं। इस लाइट को एयर ग्लो बोलते हैं। और किसकी वजह से होते हैं, कुछ एलिमेंट हैं, पदार्थ हैं गैस के जो घूमते रहते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल, उनकी वजह से ये लाइट प्रोड्यूस होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं एयर ग्लो। बहुत सारी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, आप सबको पता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लाइट प्रोड्यूस करती है, ग्रीन रेड लाइट प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोक्सिल है OH को मॉलिक्यूल, ये रेड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम है, ये येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। नाइट्रोजन कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता एयर ग्लो में। बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है सन से, सूरज से आ रही है अल्ट्रावायलेट लाइट, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है और इसके एटम फिर अलग अलग हो जाते हैं, फिर दोबारा कॉम्बाइन करते हैं अदर मॉलिक्यूल से और फिर ये ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है एयर ग्लो क्या है और किस वजह से होता है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल एटम होते हैं उनकी वजह से ये लाइट प्रोड्यूस होती हैं, जिनको एयर ग्लो कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिकेडल सेंसस। डिकेडल का मतलब होता है कोई चीज़ 10 साल में जो होती है उसे डिकेडल बोलते हैं। डिकेड मतलब 10 साल को बोलते हैं डिकेड, और डिकेडल मतलब 10 साल में होने वाला एक इवेंट। तो सेंसस क्या होती है आप सबको पता है, जनगणना। और जनगणना हमारे देश में नॉर्मली 10 साल में होती है, लेकिन आपको पता है कोविड-19 की वजह से ये जो सेंसस थी 2021 में होने वाली थी, क्योंकि पिछली सेंसस 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में जो होने वाली थी वो डिले हो गई। किसकी वजह से आप सबको पता है, कोविड-19 की वजह से, कोरोना आ गया था, इसकी वजह से सेंसस नहीं हो पाई। तो अभी देखो ये होनी है, अभी भी हो नहीं पा रही है, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जो हमारे, क्योंकि यही कराते हैं सेंसस, और ये किसके अंडर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो याद रखना आपको, सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, जनसंख्या कौन करवाता है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंडर कौन सा ऑफिसर होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये कंडक्ट कराते हैं। और ये किसको आदेश देते हैं, जो स्कूल के टीचर वगैरह होते हैं वो घर घर जाते हैं, वो ये जनगणना को करते हैं। तो सेंसस जो 2021 की होने वाली थी वो डिले हो गई, और अब ये 2024-25 के अंतराल में होगी। कब तक डिले कर दी गई है ये, देखो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जो होती हैं, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होंगी, मान लो यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट को वगैरह डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक हैं, उनको फ्रीज करना होता है। फ्रीज करना होता है सेंसस कंडक्ट करने से पहले। फ्रीज का मतलब क्या है, बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती है कि जैसे ये एरिया है, इस एरिया में ये टीचर जाएंगे, ये ऑफिसर जाएंगे, और ये इस एरिया में ये सेंसस कंडक्ट करेंगे, और इस एरिया के लिए अलग ऑफिसर जाएंगे, इसकी सेंसस ये कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर एरिया फ्रीज ना करें, एरिया निर्धारित ना करें, एरिया फ्रीज का मतलब करने का मतलब है एरिया निर्धारित करना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को अगर निर्धारित ना करें, तो भाई साहब मान लो जैसे ये छोड़ दिया, जाओ भाई साहब आप कंडक्ट करो सेंसस, अगर ऐसे ही बोल दें तो फिर बहस नहीं होगी कि ये वाला एरिया हम तो, मान लो कहेगा जो ऑफिसर हैं कि हम तो सिर्फ इतने एरिया की करेंगे और ये एरिया आप पे आता है आप करो, तो बहस होगी इन दोनों में, और हो सकता है एरिया छूट जाए या डबल काउंटिंग हो जाए, इस एरिया को ये भी काउंट कर लें और ये वाले ऑफिसर भी काउंट कर लें, ए बी वाले। तो इस वजह से बाउंड्रीज को फ्रीज किया जाता है कंडक्ट कराने से पहले, ये सेंसस कंडक्ट कराने से पहले। तो इसकी जो डेडलाइन है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी डेडलाइन रखी है 30 जून 2023। तो ये फ्रीज कर दी जाएंगी 30 जून 2023 तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। और जब ये बाउंड्री फ्रीज कर दी जाती हैं उसके केवल 3 महीने बाद ही ये सेंसस कंडक्ट कराई जा सकती है। तो ओनली 3 मंथ्स आफ्टर ही सेंसस कंडक्ट कराई जाएगी 30 जून के बाद। तो जुलाई अगस्त सितंबर के बाद कराई जाएगी ये जो है सेंसस कंडक्ट कराई जाएगी। सेंसस का ओरिजिन कहाँ से होता है आप सबने पढ़ा होगा, 1872 में सबसे पहली ब्रिटिश इंडिया में कंडक्ट हुई थी, हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई थी ये सेंसस कराना। और उस टाइम पे आपको पता है वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट की थी, लेकिन ये पूरे ऑल इंडिया के लिए सिंक्रोनस सेंसस नहीं थी। जो सिंक्रोनस ऑल इंडिया के लिए सेंसस स्टार्ट हुई थी वो 1881 में हुई थी, 1881 में जो पूरे ऑल इंडिया के लिए कंडक्ट कराई गई थी। और इसी के बाद 1881 के बाद हर 10 साल में कंडक्ट कराई जा रही है हमारे इंडिया में नॉर्मली।
यही लेट हुई है जो 2021 में नहीं हो पाई है कोरोना की वजह से। तो सेंसस कौन से एक्ट के थ्रू कराई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक सेंसस एक्ट है, सेंसस एक्ट 1948 का, उसके तहत ये कंडक्ट कराई जाती है। और कौन से ऑफिसर कराते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, वो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये सेंसस का जो प्रोसेस होता है, देखो ये स्टेट जो हैं, राज्य, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें हाउसिंग की लिस्टिंग की जाती है, हाउसिंग के अंदर कितने पर्सन रहते हैं, इंडिविजुअल की एज, रिलीजन, ये सब काउंट किए जाते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हमने ऊपर डिस्कस किया, आप सबको पता है। इस ऑफिसर का कब बनाया गया था, 1961 में बनाया गया था इसको। 1961 में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ गया था ये ऑफिसर, और यही कराता है सेंसस भी। और लिंग्विस्टिक सर्वे जो होती है, लिंग्विस्टिक सर्वे कंडक्ट की जाती है, कितने लोग कितने तरह की भाषा बोलते हैं, ये लैंग्वेज की सर्वे कराई जाती है। 2011 की जो सेंसस हुई थी तब उसमें 640 डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन अब जो डिस्ट्रिक्ट बढ़ के हो गए हैं 2021 में 736 डिस्ट्रिक्ट होंगे 2021 में, 736। तो अब ये 736 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट कराई जाएगी सेंसस पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। देखो एक सेंसस होती है और एक होता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये देखो, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो जितने भी मान लो हमारे इंडिया में यूजुअल रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट का मतलब जितने भी निवासी रहते हैं, चाहे हमारे इंडिया का सिटीजन है चाहे सिटीजन नहीं है, तो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों का इसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। और ये देखो जो ये एनपीआर तैयार किया जाता है रजिस्टर, ये सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है 1995 का। इस 1995 के एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप रूल बनाए 2003 में, और इन रूल के तहत ही ये पहली बार 2010 में एनपीआर तैयार किया गया। तो आपको याद क्या रखना है, सेंसस कौन से एक्ट के तहत कराई जाती है, सेंसस एक्ट 1948 के अंदर, और एनपीआर कराया जाता है सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंदर। जो रूल बनाए गए थे 1995 का एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1995, उसके तहत ये रूल बनाए गए थे, इसके तहत ये एनपीआर तैयार किया गया था 2010 में। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ पता चल गया। दूसरा फ़र्क क्या है कि सेंसस से देखो असेसमेंट किया जाता है, पॉलिसी प्लानिंग की जाती है, इसको देख के जो भी पॉलिसी प्लानिंग की जाती है। और एनपीआर से नेशनल ये एनआरआईसी तैयार किया जाता है। सेंसस से पता लगता है कितने लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने माइग्रेशन हुआ है, कितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम, सब पता लगता है। और एनपीआर से पता लगता है पेरेंट्स की बर्थ डेट्स क्या है और डॉक्यूमेंट वगैरह पेरेंट्स की। सेंसस में देखो ये अनोनिमस होती है और कॉन्फिडेंशियल होती है। ये इसका जो डेटा, सारा डेटा गवर्नमेंट पब्लिक में जारी नहीं करती है, कुछ डेटा रख लेती है अपने पास, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। जितना डेटा ज़रूरी होता है उसी को ही पब्लिक करती है, यानी कि प्राइवेसी होती है इसमें। और जो एनपीआर है ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होता। और एनपीआर में ये भी है, जब रजिस्टर करते हैं एनपीआर में, तो इसमें क्या है, जो डेटा पूछा जाएगा सिटीजन से या नॉन सिटीजन से, वो बताना ज़रूरी होता है। अगर आपने कोई डेटा छुपाया तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, यानी कि सज़ा मिल सकती है। लेकिन सेंसस में ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ डेटा गलत बताते हो या छुपाते हो तो इसमें आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अभी न्यूज़ में क्यों है, अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस स्टार्ट किया 7 जनवरी से, कास्ट बेस्ड सेंसस, यानी कि कास्ट बेस्ड सर्वे, एक तरह से सर्वे स्टार्ट किया। सेंसस तो नहीं बोल सकते क्योंकि सेंसस तो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। तो कास्ट बेस्ड सर्वे का मतलब है कि उनके यानी कि बिहार जो राज्य है, बिहार की गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया कि बिहार राज्य में कितने जाति के लोग रहते हैं और उनकी कितनी पॉपुलेशन है, इसके लिए स्टार्ट की है, इसलिए ये इशू सामने आया। एक है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये 2011 में कराई गई थी। देखो हमारे इंडिया में अभी तक कास्ट सेंसस एक बार हुई थी 1931 में, कास्ट सेंसस, कास्ट के आधार पे जो जनगणना हुई थी, इसमें कास्ट को देखा गया था कि कितनी कास्ट है और उस कास्ट के लोग कितने हैं। उसके बाद 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई थी, इसमें भी कास्ट इसमें इनोमरेट की गई थी, लेकिन उस कास्ट का डेटा पब्लिकली जारी नहीं किया था, गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने पास ही रखा था, पब्लिकली जारी नहीं किया था। रूरल और अर्बन इंडिया के लिए दोनों के लिए कंडक्ट कराई गई थी, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखो इंपॉर्टेंस यही है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी पॉलिसी वगैरह, जो लोग ऐसे हैं पुअर पीपल हैं उनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं डेटा को। डिफरेंस क्या है सेंसस और
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जैसा नाम से पता चल रहा है जनसंख्या में डिटेल जारी की जाती है, लेकिन कास्ट की डिटेल नहीं, यानी कि कास्ट की डिटेल को नहीं काउंट किया जाता, लेकिन इसमें काउंट किया जाता है कितने कास्ट के लोग हैं, क्या क्या कास्ट है, उन सबको काउंट किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। सेंसस सारे इंडिया का पॉपुलेशन का डेटा प्रोवाइड करती है और ये 1948 का एक्ट के तहत कराई जाती है। सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है, इसका जो डेटा है गवर्नमेंट जो हाउस होल्ड जितने भी पुअर पीपल रहते हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। ये देखा जाता है कि इतने लोग गरीब हैं और इनको ही बेनिफिशियरी बनाया जाएगा जो प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं पुअर पीपल के लिए, तो इसके लिए डेटा यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है बाइंड स्कीम। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और देखो जो सेंसस है वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाइंड स्कीम किसके लिए? ये बाइंड स्कीम है जो भी हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैं, न्यूज़ चैनल टीवी पे या रेडियो पे, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए स्कीम चलाई गई है। जितना भी हमारा ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके नाम में भी है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है सारा का सारा जो इसमें पैसा लगाया जाएगा मनी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी 100%। जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें क्या होता है, उसमें पैसा जो मिलके लगाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है पैसा, और दोनों मिलके इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, लेकिन इसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जो ब्रॉडकास्टर हैं जैसे प्रसार भारती है, उसके अंदर आते हैं, जैसे डीडी नेशनल चैनल होता है ना, डीडी दूरदर्शन, डीडी दर्शन हो गया, डीडी नेशनल चैनल आता है टीवी पे, या डीडी भारती आता है, ऑल इंडिया रेडियो आता है, एफएम गोल्ड आपने सुना होगा। ये जो चैनल हैं रेडियो पे या टीवी पे, इनको मॉडर्नाइज करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है PAFF TRF। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। तो ये देखो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आतंकवादी संगठन। इनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूआपा एक्ट है जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का एक्ट है, इसमें 2019 में अमेंडमेंट किए गए, कुछ सुधार किए गए। उसके तहत अब क्या है, इसमें देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जा सकता है, और 2019 के अमेंडमेंट के बाद किसी इंडिविजुअल को भी, किसी एक आदमी को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 2019 के अमेंडमेंट से पहले, इस संशोधन से पहले, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जा सकता था, किसी व्यक्ति को नहीं। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, 2019 के अमेंडमेंट के बाद वो किसी इंडिविजुअल को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। तो इसी एक्ट के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये पाकिस्तान के टेरर ग्रुप है एक जैसे मोहम्मद, उसी का ही एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप। एक ये भी आतंकवादी संगठन है, जैसे मोहम्मद सब बड़ा संगठन है, उसके अंदर छोटा है PAFF पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, और एक है लश्कर ए ताइबा, आतंकवादी संगठन है ये, इसके अंदर है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, इसका ही भाई है छोटा, ये समझ लो। तो इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इन्होंने देखो इंडिया में एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी जब आर्टिकल 370 हटाया था ना जम्मू कश्मीर के लिए, जो आर्टिकल 370, उसके बाद से ही इन्होंने एक्टिविटी इंडिया में स्टार्ट कर दी थी ऑनलाइन, इसलिए इनको देखो अभी डिक्लेयर कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूआपा एक्ट के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। ये यूआपा एक्ट 2019 से पहले, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया जा सकता था, लेकिन अब इंडिविजुअल को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसमें देखो ये पावर भी दी गई है कि जो ACP रैंक के या DCP रैंक के या DSP रैंक के, DSP होते हैं डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होती है, उसके लेवल के अधिकारी जो जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं स्टेट में, उसके लेवल की जांच जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो जिसके इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी ही जांच कर सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट है। जैसे स्टेट में DSP जो जांच कर सकते हैं, उनकी पावर दी गई है निया के इंस्पेक्टर को, वो जांच कर सकते हैं। निया मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये टेररिस्ट वगैरह के जो भी एक्टिविटी, क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह होते हैं, ये इनकी जांच करती रहती है, यानी कि टेररिज्म को रिड्यूस करने के लिए काम करती है हमारे इंडिया में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो इसमें एक और है कि किसी की प्रॉपर्टी को सीज भी किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। ये यूआपा एक्ट है जो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसमें यह है
कि अगर मान लो किसी को डिक्लेयर किया गया आतंकवादी या किसी पे चार्ज लगाए गए इस एक्ट के तहत, तो 180 दिन मिलते हैं निया को, 180 दिन तक इन्वेस्टिगेटिंग कर सकती है, उसके बाद कोर्ट में जाके चार्जशीट फाइल कर सकती है, और इस टाइम पीरियड को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तब तक वो निया के पास ही रहेगा वो अपराधी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ क्लाइमेट चेंज फ्यूल्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए है ये। क्लाइमेट चेंज हो रहा है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थ के टेम्परेचर का, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर उसका धीरे धीरे बढ़ना ही, यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इन दी टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है यही जानेंगे हम। ये देखो जो अमेरिका के आसपास यहाँ पे हुरिकेन आते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम बोलते हैं। साइक्लोन कोई जैसे इंडिया के आसपास आते हैं चक्रवात, ये साइक्लोन बोलते हैं। इधर आते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन में या नॉर्थ पैसिफिक, ये ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, इन्हें हुरिकेन बोलते हैं वही। साइक्लोन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर। हम इसमें सिर्फ यही समझेंगे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभाव क्या पड़ा है, इसमें क्या पड़ेगा। देखो इनकी जो एवरेज सी लेवल है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जो बर्फ़ जमी हुई है, जो ग्लेशियर जमे हुए हैं वो पिघल रहे हैं, उनकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्र के पानी का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी बढ़ावा मिल रहा है, ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी एवापोरेट होगा, ज़्यादा हीट होगी तो पानी वाष्पित करेगा ना, जैसे आप गैस पे पानी रखते हो या चूल्हे पे पानी रखते हो तो उसमें से भाप निकलती है, किस वजह से, हीट की वजह से आप गर्म कर रहे हो उसे। अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पानी वाष्पित करेगा, एवोपरेट करेगा, रिलीज होगा। अब रिलीज होगा, एवोपरेट करेगा, तो ये एवोपरेट कर जाएगा, अब फिर इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब है संघनन क्रिया हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा। जब ये कंडेंसेशन हो जाएगा तो ये जो गैस फॉर्म में था, मॉइस्चर फॉर्म में था पानी, ये लिक्विड में बदल जाएगा, यानी कि लिक्विड में पानी की बूंदें बदल जाएंगी, और ये छोटी छोटी बूंदें क्लाउड बना लेंगी, बादल बन जाएगा, जिनसे बारिश होगी, रेनफॉल होगा। और इन्हीं की वजह से चक्रवात यानी कि साइक्लोन भी तेज़ी से आते हैं, क्योंकि वार्मर ओशन क्या है, ज़्यादा इवेपोरेशन प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ये एटमॉस्फेयर में वाटर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी गर्म है, वाटर लेवल और वाष्पित होगा और इवेपोरेट करेगा तो क्लाउड बनेंगे और रेन ज़्यादा होगी तो हीट रिलीज होगी, और ज़्यादा रिलीज होगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर विंड होंगी, ज़्यादा तेज़ी से विंड आएंगी, और इस विंड की वजह से साइक्लोन है जो वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होंगे। इसकी वजह से स्टॉर्म सर्ज भी होता है। स्टॉर्म सर्ज का मतलब क्या है, स्टॉर्म का मतलब आंधी की वजह से जो प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मान लो आंधी तूफान आएगा तो कोस्टल एरियाज पे वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, जैसे इंडिया है, आंधी ज़्यादा आएगी, आंधी की वजह से ये पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा कोस्टल एरियाज की तरफ, वो ये स्टॉर्म सर्ज। ये होता है आंधी की स्पीड की वजह से, स्टॉर्म स्पीड की वजह से, या स्टॉर्म साइज या विंड डायरेक्शन की वजह से, कोस्टल सी बॉटम टॉपोग्राफी की वजह से बढ़ जाता है। और इसमें सारा कुछ जो हो रहा है ये बताया गया है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, स्टॉर्म सर्ज को, ये क्लाइमेट चेंज इसका रीजन बताया जा रहा है। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो बनते हैं या साइक्लोन बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं ये हमने जान लिया। कैसे बनते हैं ये यहाँ देख सकते हो आप, वाटर इवोपरेट होता है पहले ओशन सरफेस से, और फिर ये कोल्ड होता है, ऊपर जाके क्लाउड बना लेता है। तो जब ये लो प्रेशर का यहाँ पे एक कॉलम बन जाता है, लो प्रेशर का मतलब जैसे यहाँ से पानी इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, जब पानी इवेपोरेट हो रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, कम दबाव हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जो कोरियोलिस फोर्स है अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ क्या है अपने ही अक्ष पे घूम रही है, अर्थ चक्कर लगा रही है, उसके चक्कर लगाने की वजह से कोरियोलिस फोर्स डेवलप होती है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो ये विंड है ये घूमने लग जाती है। अब घूमने लग जाती है क्योंकि विंड के साथ ये पानी भी इवोपरेट हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, ये भी घूमने लग जाता है।
घूमते घूमते ये बादल बना लेता है, और ये बादल जब बना लेता है, यहाँ पे ऑलरेडी लो प्रेशर डेवलप हो चुका है नीचे ओशन में, तो और ज़्यादा यहाँ पे पानी इवोपरेट करेगा, तो ये एक तरह से चक्रवात बन जाता है। ये घूमता घूमता सरफेस पे आ जाता है ओशन से मान लो यहाँ पे आ गया इधर सरफेस एरिया पे, तो फिर बारिश करने लगता है, रेनफॉल करने लगता है ये। तो यही है, इस तरह से ट्रॉपिकल स्टॉर्म वगैरह बनते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म या ट्रॉपिकल साइक्लोन। यही था इस लेक्चर में।